मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोबेल 2022 नोबेल जो है 2022 के लिए ये क्या हो गया कि आप जानते हैं इसका कि ये अक्टूबर में घोषणा होती है इसकी, और ये आपका अक्टूबर 2023 तक के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। बेसिकली ध्यान में क्या रखना है कि इसमें जो भी प्राइज़ दिए गए हैं उनका योगदान क्या है, उनका नाम क्या है, उनका किस देश से संबंध है, ये जानना, ये सारी बातें जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसको देखते हैं और हम लोग देखेंगे एक अलग अप्रोच से, इन द सेंस इसलिए अलग अप्रोच में बार बार कहता हूँ कि अलग अप्रोच क्या होता है कि आपको ये याद ना करना पड़े, आप सिर्फ एक बार समझ जाए, ध्यान से देख ले, समझ जाए, तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा आपको वो ऑब्वियस है कि आप सही तरीके से अटेम्प्ट ले लेंगे। अब देखिए क्या है कि सबसे लास्ट में जो घोषणा होता है बेसिकली इकोनॉमिक्स का नोबेल जो दिया जाता है अर्थशास्त्र का, चलिए उसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अर्थशास्त्र का नोबेल को देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल दिया जाएगा 2022 में, ठीक है, ये तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो नोबेल है, ये नोबेल सोसाइटी जो 6 तरह का पुरस्कार देती है, 6 अलग अलग सेक्टर, उसमें से ये इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है ये सबसे लास्ट में शुरू किया गया, और ये जो ट्रेडिशनल नोबेल कमेटी जो है उससे थोड़ा सा अलग है। और इस पुरस्कार का आजकल कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसको ये नाम भी दे, नोबेल पीस की जगह वो लिख दे रहे हैं स्वेगरिस रिक्स बैंक अवार्ड। इसको देख लीजिए, स्वेगरिस बैंक, अगर ये भी लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, इसी इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया जाता है उसी का नाम है स्वेगरिस रिक्स बैंक पुरस्कार। ये भी जानना जरूरी है क्योंकि आजकल इस नाम से भी पूछ दिया जा रहा है कि ये किसे दिया गया, तो या और कुछ नहीं, ये इकोनॉमिक्स का नोबेल ही है, इसलिए जानना जरूरी है। अब क्या है कि नोबेल किसको दिया गया, तो बेसिकली नोबेल जो है यूएसए के 3 साइंटिस्ट, 3 अर्थशास्त्री को दिया गया, और जो 3 अर्थशास्त्री को दिया गया उसमें से जो पहला नाम है वो बेन बर्नानके है। ये बेन बर्नानके जो है इनका संबंध है यूएस में, जो जैसे आरबीआई इंडिया में है वैसे यूएस में फेडरल बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये जाने माने अर्थशास्त्री हैं यूएसए के, उनको बेन बर्नानके को जो इस बार मिला है ये अवार्ड, इसका जो मुख्य कारण वो है कि इन्होंने बताया कि मंदी के समय बैंक में क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में इसका है। मंदी के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जीडीपी जो गिरावट आता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो बेसिकली इसका जो फोकस है ये 3 पॉइंट पे अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि मंदी के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो गिरावट आती है मंदी का जिम्मेदार कौन, इसका हल निकालना जरूरी है। जीडीपी के गिरावट का जिम्मेदार कौन, जीडीपी के गिरावट का जिम्मेदारी तय होना, या जिम्मेदार कौन का मतलब जिम्मेदारी तय होना। जिम्मेदारी तय होने का मतलब यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मतलब उस परिस्थिति से है जिसके कारण जीडीपी गिर रही है। मंदी की जिम्मेदारी का मतलब है कि उस परिस्थिति से है कि आखिर ये कि अर्थव्यवस्था की ऐसी परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति आन पड़ी जिसके कारण क्या हो रहा है कि मंदी की स्थिति आई है, तो उसके बारे में। और तीसरा, जो जीडीपी में गिरावट और मंदी के कारण जो बैंक्स में प्रभाव पड़ता है, बैंक में प्रभाव जो पड़ता है, यही इनका रिसर्च का मूल ये था। और चूँकि ये बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने जो सुझाव दिया ये बहुत ही मायने रखता है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए कि कोई भी देश अगर मंदी का शिकार हो रहा है तो उसको वास्तविकता पता लगाना जरूरी है। जीडीपी लगातार गिरावट में जा रही है तो वो जानना जरूरी है कि आखिर इसके गिरावट का कारण क्या है, और अगर मंदी हो रही है और जीडीपी लगातार गिर रही है तो ऑब्वियस है कि बैंक में उसका इफेक्ट पड़ेगा, और बैंक में जब इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होता है कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ध्वस्त होने लगता है और लोग बहुत त्रस्त हो जाते हैं। तो इनका जो ये थ्योरी है संपूर्ण विश्व के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखता है। अब देखिए क्या है कि जब यहाँ
बैंक और जीडीपी और मंदी से रिलेटेड बातों के लिए बेन बर्नांके को दिया गया। तो और जो दो अर्थशास्त्री हैं उनका भी, तो चूंकि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो उनका भी इसी से रिलेटेड है, और वो क्या रिलेशन है ये भी अभी तुरंत हम बताएंगे। उनका बस सीधी सी बात है कि जो बैंक का रोल है वो हमारे सोसाइटी में क्या है वो उन्होंने बताया है। ठीक है, ये जो इसको थियोरेटिकल मॉडल कहा गया, बैंक का थियोरेटिकल मॉडल जो है उसके बारे में। चलिए पहले अब देख लेते हैं। बेन बर्नांके हम लोगों ने देख लिया, 3 लोगों को दिया गया है, 2 नाम बचा है हमारे पास, और है डगलस डायमंड। थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक हो गया डगलस डायमंड और दूसरा फिलिप डाइबिंग। ये तीनों जो अर्थशास्त्री हैं, ये तीनों अर्थशास्त्री का संबंध कहाँ से, यूएसए से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है कि इन्होंने क्या बताया कि जो रोल है बैंक का हमारे सोसाइटी में क्या होता है, इम्पैक्ट जो है बैंक का हमारे सोसाइटी में क्या होता है। तो इन्होंने एक थ्योरी है, थियोरेटिकल मॉडल है इसका बैंक से रिलेटेड, इसके लिए इसे दिया गया थियोरेटिकल मॉडल फॉर बैंकिंग। इन्होंने बहुत ही साधारण शब्द में क्या कहा कि जो बैंक का रोल जो है सोसाइटी में क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। रोल ऑफ बैंक इन आवर सोसाइटी एंड इम्पैक्ट ऑफ अस, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए दिया गया। इसमें इन्होंने क्या किया कि अगर देखिए, अगर ये इन्होंने एकदम क्लियर कट थियोरेटिकल मॉडल जो बैंकिंग का, उसमें सीधे सीधे वो 2 बातों में क्या है। पहला कि बैंक डूबने का अगर बात आ जाती है कि बैंक, देखिए 2 बात इन्होंने 2 पॉइंट जो है वो बेसिक, जिसमें एक में कहा उन्होंने कि अगर कोई बैंक है, ठीक है, और बैंक डूबने की स्थिति में है या डूबने वाली है, तो इसका जो सोसाइटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सोसाइटी में अफरा तफरी स्वाभाविक है कि बैंक बचत के लिए जाना जाता है, कि बैंक में लोग बचत के लिए जाते हैं कि बैंक में रखेंगे तो अमाउंट मेरा बचेगा, सुरक्षित रहेगा। अब बचत के लिए अगर वो बैंक ही अगर डूबने की स्थिति में आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा। और दूसरा ये कि कोई बैंक बंद होने की स्थिति में, बैंक बंद होने की बात, ये दोनों ही ऐसी स्थिति है जिसका समाज में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो कस्टमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसी पर इनका फोकस्ड है क्या, तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल पीस प्राइज़, पीस तो डिफरेंट हो गया, चलिए वो स्लिप ऑफ टन है। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ 3 लोगों को इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। उसमें कौन कौन है, बेन बर्नांके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइबिंग, ये तीनों, और इनका जो योगदान है अभी आप लोगों ने इसको देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चिकित्सा का, जो नोबेल 2022 में दिया गया, चिकित्सा का नोबेल। अब तो चिकित्सा का नोबेल जो 2022 में दिया गया है वो दिया गया है स्वांते पैबो। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिनमें इनके मित्र लोग इनको एक तालाब में धक्का दे दिया था, तालाब में था, तब ये वीडियो वायरल हुआ था। ज़रूर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। स्वांते पैबो, इनको जो दिया गया, ये एक्चुअली है कहाँ के, सबसे पहले तो ये स्वीडन के हैं। स्वीडन के ये चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल दिया गया। और इनका जो योगदान है ना, ये योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। और योगदान है कि निएंडरथल, अभी तुरंत अब निएंडरथल जो है, इसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जो जीन है गुणसूत्र, उसका सीक्वेंसिंग के लिए मिला है, सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है। किसका, तो निएंडरथल का। अब ये निएंडरथल क्या हो गया, तो निएंडरथल क्या है कि मानव का जो, देखिए क्या है, मानव की जो उत्पत्ति हुई, हम मनुष्य कैसे बने, इसको मानव का उद्विकास बोला जाता है। मानव का उद्विकास कैसे हुआ, इसको अगर आप गौर करेंगे तो ये एक, आप देखेंगे एक ट्रेडिशनल को फॉलो करता है। ट्रेडिशनल इन द सेंस क्या है कि कैसे
जीव धीरे धीरे मानव के रूप में परिवर्तित हुआ। तो इसका एक सीक्वेंस है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सीक्वेंस आपको हम किसी क्लास में हम सिर्फ इसी को मानव विकास के बारे में ही एक क्लास कर बताएंगे उसको। लेकिन इसमें क्या है कि मानव विकास में जानते एक सीक्वेंस है। जैसे कि आप अगर सीक्वेंस देखने जाएंगे तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो ड्राइपिथेसीनी। थोड़ा सा खोज कर देख भी लीजिएगा गूगल में, अगर समझना है अच्छा से, और नहीं तो हम तो क्लास इसका आएगा ही, उसमें आप देख सकते हैं। ड्राइपिथेसीनी हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके होमो इरेक्टस, यहाँ हो गया निएंडरथल। इसी का जो जीनोम सीक्वेंसिंग है इसके लिए स्वांते पेबो को दिया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और पांचवा तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या है, होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस हम लोग कभी भी किसी अपकमिंग किसी भी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है ना कि कैसे ड्राइपिथेसीनी वो कैसे डिफरेंस था, उस ऑस्ट्रेलोपिथेकस उससे कैसे डिफरेंस है, फिर होमो इरेक्टस क्या है, निएंडरथल क्या है, निएंडरथल हमसे कितना नज़दीकी है, फिर होमोसेपियंस में कैसे कैसे कैटेगराइज होता है, जैसे क्रो-मैग्नम, चांसेल्ड, ग्रिमेल्डी हो गए। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेसीनी है, जो एकदम मानव का सबसे पहला पूर्वज, तो उसमें भी एक कैटेगरी आता है रमापिथेकस। हम लोगों का माना जाता है रमापिथेकस या फिर शिवालियस। ये दोनों जो है ये इंडिया शिवालिक पहाड़ी से संबंधित है, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में इसका डिटेल्स में मिलता है। जो हमारा जो पूर्वज है उसका शिवालिक श्रेणी से भी संबंध है। कैसे है वो सारा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक क्लास पूरा 1 घंटे का भी होगा फिर भी आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा इसका। चलिए कभी फिर देख लेंगे इसको। तो अभी हमारा फोकस क्या था कि मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ 2022 में किसे दिया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए यहीं पे जगह है तो लिख लेते हैं। और साहित्य का यानी लिटरेचर का, ये एक फ्रांसीसी महिला एनी एनरॉक्स को दिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ की एक अभी तक इस बार की सूची में एकमात्र महिला यही है, फ्रांसीसी एनी एनरॉक्स। और इनको दिया गया है किसके, लिटरेचर के लिए। और ये है फ्रेंच भाषा में ये पुस्तकें लिखती है, फ्रेंच भाषा में ये पुस्तकें लिखती है। और इनका जो विशेषता है, विशेषता क्या है, जनसाधारण के भाषा में लिखना है इसको। ये साहित्यिक जनसाधारण की भाषा, ऐसा नहीं है कि फ्रेंच में एकदम जो टॉप जो कि लिटरेचर का भाषा है फ्रेंच में, उसको यूज नहीं करते हुए जनसाधारण के भाषा को ये अपने लेखनी में, इसलिए ये काफ़ी लोकप्रिय हुई। और ये हमेशा क्या किए कि जो दबा कुचला पिछड़ा वर्ग जो है उसका उसी की भाषा में अपने पुस्तकों में जगह और अपने पुस्तकों में पात्र बनाते हुए उसके भाषा में प्रस्तुत किए, इसलिए ये ज़्यादा टची हुआ। वो आम लोगों से ज़्यादा टच में, इनकी जो लेखनी है वो आम लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। इनके 2 पुस्तक का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो जिसके कारण इसे बहुत प्रसिद्धि मिली, वर्ल्ड वाइड प्रसिद्धि। द ईयर्स एक बुक, इसका बुक जो है एक है द ईयर्स। तो हम समझ लीजिए कि ये आपके सामने क्वेश्चन ही है, द ईयर्स। अब द ईयर्स क्या है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसका कहानी है इसमें। सेकेंड वर्ल्ड वार और उसका जो इम्पैक्ट हुआ था, जो बैड इम्पैक्ट जो हुआ था, उसको ही इस पुस्तक में बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से बताया गया है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो द ईयर्स हो गया। और एक और बुक जो है, उस बुक का नाम है लाप्लेस। ये लाप्लेस जो है ये पिता पुत्री के रिलेशन पर लिखा हुआ बुक, बहुत ही मार्मिक पुस्तक है। इसको ये बहुत ही लोकप्रियता मिली थी इस पुस्तक को, लाप्लेस को। इसमें वो स्वयं, लेखिका स्वयं और अपने पिता के बीच जो संबंध होता है, एक पिता पुत्री के बीच जो पवित्र संबंध है, उसको इसमें उल्लेख किया गया है। जो मार्मिक संबंध, जो टची मूवमेंट्स होता है, उसको इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से साधारण इसमें प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 5वां होमोसेपियंस यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है होमोसेपियंस। चलिए
ये पांचवा जो है इसको मिटा लेते हैं। ये जो बताए थे इसको एक बार फिर वह 1 सेकंड में बता दे रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों ने बात किया था जो मानव का उद्विकास जो सीक्वेंस है उसका, तो ड्राइपिथेसिनी, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस। ये होमो सेपियंस नीचे था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने फिर से उसे लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोबेल पीस को देख लेते हैं। शांति का नोबेल, नोबेल पुरस्कार जितना है उसमें सबसे लोकप्रिय ये शांति का नोबेल ही है। शांति का नोबेल जो है वैश्विक शांति के लिए फोकस्ड जो भी संस्था हो या व्यक्ति हो उनको दिया जाता है। अब इसका इंडिया से संबंध क्या चले उसको भी देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देख लीजिए कि नोबेल पीस जो है 2022 में किसे दिया गया। तो ये जो है नोबेल पीस की अगर बात करें तो इसमें एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया है। सबसे पहले व्यक्ति का देख लेते हैं, तो व्यक्ति का नाम है एलिस बियालिस्की। नाम से ही लग रहा है ये साइबेरियन बेल्ट यानी रूस या उसके आसपास के देश का, एक्चुअली है ये रूस के ही। ये एलिस बियालिस्की जो है, एलिस बियालिस्की नहीं, रूस के नहीं, बेलारूस के हैं, बेलारूस। बेलारूस के हैं, कन्फ्यूज नहीं होना। एलिस बियालिस्की जो है ये कहाँ से है, तो बेलारूस से है। और इनका योगदान क्या है, तो बेलारूस जो है, बेलारूस में लोकतांत्रिक अधिकार का, लोकतंत्र का पुरोधा इसे माना जाता है। बेलारूस में लोकतंत्र की बात शुरू करने वाला या फिर लोकतंत्र की इच्छा बेलारूस के लोगों में जागृत करने का श्रेय जाता है कि ने एलिस बियालिस्की को ही इस बार शांति का पुरस्कार दिया गया। और ये वर्तमान में क्या है, तो मैं बता दूं कि वर्तमान ये 2020 से ही जेल में बंद है ये, लेकिन ये काफ़ी लोकप्रिय है और इनका जो बेलारूस में लोकतंत्र के लिए लोगों को जागरूक करने का योगदान अतुलनीय है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, इनका योगदान समझ गए। अब जो दूसरा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। ये मेमोरियल क्या है, यह मेमोरियल है रसिया का संगठन, रसिया का। अब जानते हैं रसिया में शासन चलता है कम्युनिस्ट पार्टी का, तो रसिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते, कम्युनिस्ट को पसंद नहीं करते हैं। तो रसिया में जो कम्युनिस्ट का प्रभाव है और कम्युनिस्ट प्रभाव या कम्युनिस्ट पॉलिसी के कारण जो नॉन कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट नहीं मानते हैं या उसका समर्थक नहीं है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है या उनका शोषण होता है, उनके हितों की रक्षा के लिए मेमोरियल जो है उसे इस बार क्या दिया गया, तो 2022 का नोबेल दिया गया। किसको, मेमोरियल। कहाँ की संस्था हो गई, रसिया। समझ गए बात। ये कम्युनिज्म से पीड़ित लोग जो रसिया के हैं उनके हितों की रक्षा की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड, अभी रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड एक संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। चलिए हिंदी में लिखते हैं, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, चलिए यहाँ भी लिख देते हैं, सेंटर फॉर लिबर्टीज। ठीक है, ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है, ये अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है और वॉर से जो प्रभावित लोग, बेसिकली ये ऑब्वियस है कि यूक्रेन के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो यूक्रेन में जो इस वॉर का प्रभाव हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव, और उनको जो हेल्प वगैरह चाहिए, उसके लिए संस्था बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। इसका भरपूर योगदान है वर्तमान में, इसीलिए इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए 2022 का जो नोबेल पीस पुरस्कार है इसे प्रदान किया गया है। ये नोबेल पीस पुरस्कार की बातें हो गई। अब फिजिक्स का देख लेते हैं। चलिए फिजिक्स का थोड़ा सा अलग ही, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो चल ही नहीं रहे भाई। ये हो गया फिजिक्स का। फिजिक्स में देख लेते हैं किनको मिला है। तो फिजिक्स में इस बार 3 लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का। और फिजिक्स का जो दिया गया है उसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो एलन एस्पेक्ट का, ये फ्रांस के हैं। ये फ्रांस के हो गए। फ्रांस के
वैज्ञानिक जो भौतिक शास्त्र से जुड़े हुए हैं, इन्हें इस बार भौतिकी का क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको क्या दिया गया है, तो ये बेल टेक्स जो है, इनका जो थ्योरी है उसके लिए दिया गया है, इसका बेल टेस्ट एक्सपेरिमेंट जिसके लिए दिया गया। बेल टेस्ट, ये बहुत कम पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा अगर नेट वगैरह के एग्जाम में सब्जेक्ट से रिलेटेड बात आएगी तब पूछा जाता है बेसिकली ऐसे, या फिर किसी इंटरव्यू में आपका बैकग्राउंड फिजिक्स है और आप अटेम्प्ट लेने का इंटरव्यू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिए फिजिक्स में किसको दिया गया है। जनरल कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता जैसा कि ट्रेंड अभी तक देखा गया है। अब चलिए, जो दूसरा एलन एस्पेक्ट हो गया फ्रांस से, अब दूसरा है जॉन फ्रांसिस क्लस्टर। जॉन फ्रांसिस क्लस्टर, ये है यूएसए के। जॉन फ्रांसिस क्लस्टर जो है ये यूएसए के हैं, और इनको जो पुरस्कार दिया गया है ये क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया है। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स के लिए, यहाँ लिख दे रहे हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के लिए किसको दिया गया, जॉन फ्रांसिस क्लस्टर। ये कहाँ के वैज्ञानिक है, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। और जो तीसरा मैंने कहा था 3 लोगों को दिया गया है, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एटॉन जिंगिलर, एटॉन जिंगिलर, ये जो है ये ऑस्ट्रिया के हैं, इन्हें दिया गया, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के हैं, और इन्हें भी दिया गया है कि क्वांटम फिजिक्स के लिए। तो ये फिजिक्स से 3 लोग हो गए, एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के बेल टेस्ट एक्सपेरिमेंट के, फिर जॉन फ्रांसिस क्लस्टर यूएसए के, और एटन जिंगिलर ऑस्ट्रिया के। इन दोनों को क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया है। और अंत में पहुंच गए हम लोग केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज में। रसायन, ये केमिस्ट्री का जो नोवेल है इसमें देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ नया जो थ्योरी है उसको इसमें जगह दिया गया है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जो नोवेल दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया। सबसे पहले है कैरोलिन, ये है यूएसए के, और इनका जो खोज है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक वर्ड दिया बायो ऑर्थोजोनल। चलिए इसको बायो ऑर्थोजोनल, ORTHO। ये बायो ऑर्थोजोनल क्या होता है ये समझ लीजिए इसको। तो बायो ऑर्थोजोनल जो होता है ये एक टर्म इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है कि कोई जीवित, किसी जीवित के साथ, मतलब जिसमें जीव है उसके साथ केमिकल रिएक्शन, किसी जीवित के साथ अगर कोई केमिकल रिएक्शन किया जा रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है बायो ऑर्थोजोनल। समझ गए, मतलब कि कोई केमिकल रिएक्शन किसी जीवित के साथ किया जा रहा है। जनरली केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन जो प्रतिक्रिया कराया जाता है वो है, लेकिन यहाँ जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एक लिविंग थिंग के साथ, कोई प्राणी के साथ, कोई जीवित वस्तु जीवित के साथ हो रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को जो जीवित के साथ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, जो ऑर्थोजोनल का। मुझे ये लगता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है ये, कि बायो ऑर्थोजोनल क्या है। वो तो बाद में पूछा जाएगा किसे मिला और क्यों मिला, वो अलग, लेकिन बायो ऑर्थोजोनल एक इंपॉर्टेंट टर्म बन गया है, इसलिए जानना बहुत ही जरूरी है। बायो ऑर्थोजोनल जो केमिस्ट्री है, बायो ऑर्थोजोनल केमिस्ट्री, उसमें बायो ऑर्थोजोनल टर्म दिया गया कैरोलिन के द्वारा। और बायो ऑर्थोजोनल क्या होता है कि किसी जीवित के साथ केमिकल रिएक्शन जो होता है उसकी बात करता है। अब है 3 लोगों को मैंने कहा था 3 लोगों को, अब उसमें 2 एक हो गए मॉर्टन मेल्डन, दोनों को एक साथ लिख देंगे। मॉर्टन मेल्डन जो ये डेनमार्क से है, क्योंकि दोनों को एक ही इसके लिए दिया गया क्लिक केमिस्ट्री। अभी वही बताएंगे क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है। और तीसरा होगा बेरी शार्पलेस, ये यूएसए के, कहाँ से होगा, यूएसए के। अब ये दोनों को जो मिला ना, ये मिला क्लिक केमिस्ट्री, CLIC, हाँ वही तो होगा ना, क्लिक केमिस्ट्री। ये क्लिक केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कोई नया मॉलिक्यूल बनाने का जो थ्योरी होता है उसको क्लिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया,
मोलेकुल्स और मोलेकुल्स को मिला के कोई नया मोलेकुल अगर बनाया जा रहा है, अणुओं को मिलाकर नया अणु जो बनाया जा रहा है, उसको उस जो थ्योरी है, प्रोसेस है, उसको वो किस में आता है? क्लिक केमिस्ट्री में। और क्लिक केमिस्ट्री क्या हो गया? क्लिक केमिस्ट्री के लिए मोर्टन मेल्टन और बेरी शार्पलेस को ये अवार्ड दिया गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री क्या होता है, उसमें क्या होता है वो, और क्लिक केमिस्ट्री उसमें क्या होता है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है जो पूछा जा सकता है। नाम तो पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब जो हाँ ये है, चलिए इसमें क्या होगा, हम लोगों ने सबको देख लिया। अब कुछ इससे रिलेटेड एकदम, जो आप जानते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है, अब जानते होंगे कहाँ दिया जाता है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैं इसको प्लेसेस, तो नोबेल पुरस्कार 2 जगह दिया जाता है। एक दिया जाता है स्टॉकहोम, ये स्टॉकहोम स्वीडन का कैपिटल हो गया, और दूसरा दिया जाता है ओस्लो। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ओस्लो में ही दिया जाता है शांति का नोबेल। अब बाद बाकी जो 5 नोबेल है वो कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये पूछा जाता है ये शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, ये तो सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज इसलिए नहीं होना है कि नोबेल प्राइज़ जो 6 दिया जाता है उसमें से 5 स्टॉकहोम में दिया जाता है, और ओस्लो शांति का जो दिया जाता है वो ओस्लो में दिया जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और जो डेट होता है वो क्या होता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है ये, लेकिन घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा अलग था, फिर भी मैं बता दिया, क्योंकि जब बात हो रही है नोबेल की तो ये जानना जरूरी है। अब क्या है ना कि थोड़ा सा जब नोबेल इतना देख रहे हैं तो बहुत ही 2-4 मिनट लगेगा, क्यों ना देख ले हम लोग कि हमारा इंडिया के साथ नोबेल का क्या रिश्ता, 36 का आंकड़ा क्यों है, अब तक कितने लोगों को मिला, चलिए देख लेते हैं। तो आप जानते हैं इंडिया में जो पहला नोबेल मिला वो 1913 में, बताते चलिए किसको मिला। अब जानते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिला ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। कब? 1913 में। पेन क्यों चलना बंद हो गया भाई? तो कब मिला था? 1913 में। इसको किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब चलिए अब दूसरा देखिए, एक सीक्वेंस से तुरंत देख लीजिए ना, मैं तो बोला 2-4 मिनट लगेगा। सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन को किसके लिए मिला था? फिजिक्स के लिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कब मिला था? 1968 में मिला था हरगोविंद खुराना, इनको मेडिकल का मिला था, जीन संश्लेषण के लिए। किसका? मेडिकल। चलिए फिर हम लोग पहुंच गए 1979, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शांति का नोबेल पुरस्कार। पहले शांति का ही लिख दे रहे हैं, इसके बाद लिख रहे हैं मदर टेरेसा को, समझ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर 1983 में मिला था चंद्रशेखर लिमिट के लिए, चंद्रशेखर लिमिट के लिए किसके हो गए? तो फिजिक्स में। फिर 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के लिए, किसे? तो अमर्त्य सेन को। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। अब चलिए आगे 1998 तक पहुंच गए। अब देखिए इसका एकदम सिंपल सा सीक्वेंस है। फिर 2001 में वीएस नायपॉल, ये हमारा इंडियन मूल के हैं, वीएस नायपॉल, इनको किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए, चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम लोग 2009 में मिला था वेंकट रमन, केमिस्ट्री के लिए है ये, वेंकट रमन रामाकृष्णन, इन्हें मिला था केमिस्ट्री के लिए। 2014 कैलाश सत्यार्थी, कोई डाउट नहीं, शांति के लिए। किसे? कैलाश सत्यार्थी को, साथ में वो पाकिस्तान से भी थी। 2014 और रिसेंटली जो है 2019 में मिला है अभिजीत बैनर्जी को, भारतीय मूल के अभिजीत बैनर्जी को। कब? 2019 में मिला है। किसके लिए? तो अर्थशास्त्र के लिए। तब बिल्कुल ही जब कर रहे थे टॉपिक तो देख लेना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने इसको भी देख लिया। तो आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो मैंने कहा है कि अक्टूबर 2023 तक आपके लिए, इवन आपका दिसंबर 2023 तक के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और फिर चलिए